हेलो एवरीवन। बेटा इस वीडियो में मैं आपको कारों की ट्रिक और कारों का रिवीजन दो चीज़ कराऊंगा। अब जिसको कारो अच्छे से याद है, पूरा कारो उसने पढ़ लिया है, सारे पॉइंट्स उसको अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। पहले ट्रिक बताऊँगा, उसके बाद रिवीजन कराऊँगा। तो पहले सारे पॉइंट को याद रखने की ट्रिक बता दूँ। तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा, कारों के अंदर 21 पॉइंट है। अब 21 पॉइंट को अपन ऐसे याद रखेंगे, 5, 5, 5 और 6, ठीक है। ये होगा 21 पॉइंट। अब कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा ट्रिक है पूरे 21 के 21 पॉइंट याद रखने का। सबसे पहले 5 पॉइंट को अपन याद रखेंगे एसेट साइड, पहले 5 के लिए एसेट साइड और दूसरे 5 पॉइंट के लिए एक्सपेंस वाली साइड, ठीक है, P&L के एक्सपेंस की साइड। तो पहले 5 के लिए एसेट चलेगा, दूसरे 5 के लिए एक्सपेंस चलेगा। अब एसेट में सबसे पहले आएगा अपना फिक्स एसेट, उसके बाद आएगा करंट एसेट, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे पिल डिपॉजिट के नाम से, पिल डिपॉजिट, पहले 5 पॉइंट, ठीक है। पिल डिपॉजिट में क्या होगा, पी का मतलब PP, आई का मतलब इन्वेंट्री। तो PP फिक्स एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, और पिल के अंदर डबल बार एल आ रहा है, तो लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, पिल, और डिपॉजिट का मतलब डिपॉजिट। तो ये हो गया पिल डिपॉजिट, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट के बाद अब दूसरे 5 पॉइंट ये चलेंगे खर्चे पे। तो अपन को खर्चे में क्या देखना है कि जो कॉस्ट अपनी ड्यू है उसे कैसे रिकॉर्ड किया है, लोन या IPO। जो भी कॉस्ट हमारी ड्यू है अपन ने उसको कैसे रिकॉर्ड किया है, एज अ लोन या IPO। ये याद रखने का सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। तो बाकी के 5 पॉइंट अपन इससे याद रखेंगे, ठीक है। 5-5 करके अपन याद रखेंगे 21 पॉइंट को। टुकड़े में कर देते हैं तो अपना दिमाग क्या करता है, शॉर्ट समझ के उसको जल्दी याद कर लेता है, छोटा छोटा समझ के जल्दी याद कर लेता है, ठीक है। तो ये देखो, जो कॉस्ट अपनी ड्यू है उसे अपन ने कैसे रिकॉर्ड किया है। तो कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड, ड्यू का मतलब स्टेटरी ड्यूज, रिकॉर्ड का मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। कैसे रिकॉर्ड किया है, लोन या IPO। तो लोन के अंदर लोन टेकन और IPO के अंदर IPO। ये हो गए 10। अब दूसरे 5। अब अपन ने जो कॉस्ट जो रिकॉर्ड किए वो कैसे रिकॉर्ड किए, लोन या IPO। अगर अपन ने कोई फ्रॉड किया है तो, अगर अपन ने कोई फ्रॉड किया है तो किसके साथ किया है, निधि के साथ या RP के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ। तो अपन ने जो फ्रॉड किया है किसके साथ किया है, निधि या RP। अभी जो रेड के अंदर है ना, ये अपने पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, निधि के साथ या रिलेटेड पार्टी के साथ। अब ये कौन है, इंटरनल लोग हैं या एक्सटर्नल लोग हैं, ठीक है। और कैसा फ्रॉड किया है, कैश में किया है, नॉन कैश किया है। तो अपन ने फ्रॉड किसके साथ किया है, वो कौन है और फ्रॉड कैसा है, फ्रॉड किसके साथ किया है, फ्रॉड कैसा है और वो पार्टी कौन है। तो फ्रॉड निधि या RP के साथ, इंटरनल या एक्सटर्नल है, कैसा है, कैश या नॉन कैश है। तो फ्रॉड का पॉइंट, निधि का पॉइंट, निधि कंपनी का, रिलेटेड पार्टी का पॉइंट, इंटरनल ऑडिट का पॉइंट और नॉन कैश का पॉइंट, ठीक है। पहला था पिल डिपॉजिट, पिल डिपॉजिट, PPE इन्वेंट्री, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी और डिपॉजिट्स। ये हो गए पहले 5 पॉइंट। जो भी कॉस्ट अपन ने रिकॉर्ड की है, जो भी कॉस्ट अपनी ड्यू हुई है उसे अपन ने कैसे रिकॉर्ड की है, कॉस्ट ड्यू हुई है स्टेट्यूटरी ड्यूज, उसे कैसे रिकॉर्ड किया है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। 3, जो भी कॉस्ट ड्यू हुई है उसे कैसे रिकॉर्ड की है, IPO या लोन। तो लोन टेकन और IPO, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ने कोई फ्रॉड किया है तो किसके साथ किया है, फ्रॉड किया है तो किसके साथ किया है, निधि के साथ किया है या RP के साथ किया है, ठीक है। सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेंगे, सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। 11वें नंबर भी आता है, 12वें नंबर भी आता है, 13वें नंबर भी आता है। एक्सटर्नल है, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। कैश है, नॉन कैश है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब अगर तुमने फ्रॉड किया होगा तो RBI क्या करेगा, RBI लॉसेस का पता लगाने के लिए स्टेट्यूटरी ऑडिटर को भेजेगा। RBI लॉसेस का पता लगाने के लिए स्टेट्यूटरी ऑडिटर को भेजेगा। अब ये स्टेट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी को हमारे फंड में, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी ढूंढेगा हमारे फंड में, ठीक है। स्टेट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा बेटा, मटेरियल अनसर्टेनिटी ढूंढेगा हमारे फंड में, ठीक। तो अब इसके हिसाब से क्या पॉइंट बना अपना, RBI लॉसेस का पता लगाने के लिए, रजिस्टर अंडर RBI लॉसेस का पता लगाने के लिए कैश लॉसेस, ठीक है, स्टेट्यूटरी ऑडिटर को भेजेगा। रेसिग्नेशन ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, जो क्या करेगा, RBI लॉसेस का पता लगाने के लिए स्टेट्यूटरी ऑडिटर को भेजेगा, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी ढूंढेगा हमारे फंड में, ठीक है। और फिर अपना ओपिनियन देगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी ढूंढेगा, ठीक है, मिलती है नहीं मिलती उसके ऊपर फिर अपना ओपिनियन देगा। मटेरियल अनसर्टेनिटी के ऊपर गोइंग कंसर्न, हमारे फंड में, फंड का मतलब CSR फंड, और ओपिनियन देगा, क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क, ठीक है। ये हो गए हमारे 21 पॉइंट। वापस बताता हूँ, पहला पिल डिपॉजिट, ठीक है, PILL, PPE इन्वेंट्री, LIGS, उसके बाद डिपॉजिट। पिल डिपॉजिट के बाद अपने खर्चे आते हैं, खर्चे में जो कॉस्ट अपनी ड्यू हुई है, ठीक है,
उसे अपन ने कैसे रिकॉर्ड किया है, जो कॉस्ट ड्यू हुई है उसे कैसे रिकॉर्ड किया है, जो कॉस्ट अपनी ड्यू है उसे कैसे रिकॉर्ड किया है, लोन या आईपीओ। उसके बाद अगर हमने कोई फ्रॉड किया है तो किसके साथ किया है, ये कौन है, ये निधि और आरपी कौन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल लोग है, कौन से लोग हैं, और कैश या नॉन कैश, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमारा चौथा पार्ट आता है। अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हें सारे 21 पॉइंट को एक साथ रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ ये 4 लाइन पढ़ लेंगे ना, 4 अपने हेडिंग, पिल डिपॉजिट, स्टेट, कॉस्ट को हमने कैसे रिकॉर्ड किया है, कॉस्ट जो हमारी ड्यू हुई है उसको कैसे रिकॉर्ड किया है अपना पूरा। उसके बाद अपना आता है वो क्या हमने फ्रॉड किया है, अगर हमने फ्रॉड किया है तो, और आरबीआई लॉसेस का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो बस ये अपन को 4 लाइन अपन को दिमाग में घुमानी है और अपन को पता लगाना है कि जो एग्जाम में वो पॉइंट अपन से पूछ रहा है वो इन 4 लाइन में से किस लाइन में आता है, फिर उस लाइन के पॉइंट्स में अपन को जाना है। ठीक है, मतलब सारे 21 पॉइंट को दिमाग में घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हमारा पॉइंट तीसरी वाली लाइन में जाता है, यानी कि इस वाली लाइन में आता है, इस वाली लाइन में अगर हमने फ्रॉड किया है वाली लाइन में आता है, तो देख लो निधि का है, आरपी का है, किसका है, तो अपन को पता पड़ जाएगा कि ये तीसरी जो लाइन है अपनी, ठीक है, ये लाइन 11वें पॉइंट से शुरू होगी, क्योंकि पहले के 5 फिर दूसरे 5, तो पहली लाइन जो है पिल डिपॉजिट की, तो याद रखने का तरीका ही बता रहा हूँ। पिल डिपॉजिट की पॉइंट 1 से 5 तक चलेगी, 5 के बाद 6 से पॉइंट चेंज होगा, तो ये लाइन आएगी जो कॉस्ट। उसके बाद ये लाइन से 11वें में चलेगा, 15 तक चलेगा, और उसके बाद 16 से एंड तक चलेगा, इसमें 21 तक। ठीक है, तो हमें पॉइंट लाइन में ढूंढना है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया उस पर पॉइंट कौन सी लाइन में पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें पता पड़ जाएगा कि भाई इस लास्ट वाली लाइन में पूछ रहा है, तो इतना पता पड़ जाएगा कि 16 या उसके बाद का ही कोई पॉइंट होगा, तो फिर लाइन में ढूंढ लो कौन सी वाला पॉइंट है इसमें से। लाइन को बस ऐसे कैसे रटना है, सिर्फ लाइन रटना है, तुम्हें 2-3 बार बोलते रहना है लाइन, मतलब डेली बेसिस पे तुम्हें 4 लाइन बोलनी है, बस डेली बेसिस पे 4 लाइन, जिसमें तुम्हें 21 पॉइंट अपने आप याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 मिनट लगेंगे रोज़ के रिवाइज़ करने में 21 पॉइंट को। ठीक है, 5 मिनट भी ज़्यादा हो गए अगर सिर्फ पॉइंट रिवाइज़ कर रहे हो। अब शॉर्ट में मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कारों का, जो तुम्हें काम आ जाएगा। पहली बात तो कारों किस पे नहीं लगता, बैंकिंग पे नहीं लगता, एक्सेप्ट NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में तो लगता है। ठीक है, इंश्योरेंस में नहीं लगता, सेक्शन 8 की कंपनी NPO वगैरह पे नहीं लगता, OPC 1% कंपनी में नहीं लगता, स्मॉल कंपनी 4 करोड़ 40 करोड़ वाली पे नहीं लगता, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व 1 करोड़, ठीक है, और टोटल बोरोइंग्स 1 करोड़ और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ तक का है। ठीक है, ऐसी कंपनी में नहीं लगता। और साथ में प्राइवेट कंपनी कौन सी है, नोटा सब्सिडरी और होल्डिंग और पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो इन कंपनियों पे नहीं लगता। अब कारों के कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, फुल फॉर्म बुक में मिल जाएगी, देख लेना आराम से, काम की बात कर ले अपन लोग। पैरा 3 के अंदर ये मैटर इंक्लूड करने होते हैं। सबसे पहले PPE और IA, इनके लिए जो रिकॉर्ड अपन मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, PPE के रिकॉर्ड अपन ने प्रॉपर मेंटेन किया है, शोइंग फुल पर्टिकुलर्स, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है, शोइंग फुल पर्टिकुलर। IA का, ये PPE का, ये IA का। IA का मतलब है इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये हो गए पहले A पॉइंट के 2 पार्ट, A पॉइंट के 2 पार्ट। अब आता है पॉइंट नंबर B, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट करता है क्या, टाइमली बेसिस पे करना चाहिए, और फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। टाइटल डीड, जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी टाइटल डीड हमारे नाम पे है या नहीं है। अगर हमारे नाम पे नहीं है तो फिर अपन फॉर्मेट में ये सब बताएंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बताएंगे, नेम बताएंगे, भाई किसके नाम पर है, वो जिसके नाम पर है वो बंदा कौन है, प्रोमोटर है, डायरेक्टर है या उसका रिश्तेदार है, प्रोमोटर है, डायरेक्टर है या उसका रिश्तेदार है, पीरियड कब से कब तक के लिए उसके पास थी, वाई, रिमार्क्स, रीज़न वगैरह बताएंगे। ठीक है, कि रीज़न बताएंगे क्यों उसके पास है, उसके पास क्यों है, क्या किसी और के नाम पे, मतलब किसी और के नाम पे तो क्यों है, क्या अभी तक टाइटल डीड ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है, या फिर कोई और रीज़न है इसके अलावा। ठीक, रिवैल्यूएशन, अगर हमने रिवैल्यूएशन किया है और अमाउंट में जो चेंज आया वो 10% से ज़्यादा है, रिवैल्यू करने में चेंज अगर 10% से ज़्यादा है तो अमाउंट स्पेसिफाई करेंगे, चेंज का जितना चेंज आया ना, तो कितने से चेंज आया, चेंज के अमाउंट को स्पेसिफाई करेंगे। बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि कोई बेनामी प्रॉपर्टी है कि बेनामी प्रॉपर्टी तुम समझते ही हो क्या होता है, किसी और के नाम पे अपन ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ठीक, इन्वेंट्री के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन को चेक करेंगे, वही सेम फिजिकल वेरिफिकेशन यही मैनेजमेंट कर रहा है, रीजनेबल इंटरवल पे कर रहा है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और वर्किंग कैपिटल की लिमिट अगर सैंक्शन हुई है मोर देन 5 करोड़ तो इससे अपन बताएंगे क्या मोर देन 5 करोड़ की है क्या, उसको अपन बताएंगे। ठीक, सैंक्शन वाला बोल रहा है, यूज़ करने वाला नहीं बोल रहा। वर्किंग कैपिटल की लिमिट अगर सैंक्शन हुई है, वर्किंग कैपिटल को अपन लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं और CC भी बोलते हैं, कैश ट्रेड भी बोलते हैं। तो कैश ट्रेड की लिमिट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा सैंक्शन हुई है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन को फिर लिखना है यहाँ पर, क्या बताना है उसके बारे में, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके बारे में क्या बताना है, उसके बारे में ये बताना है कि जो हम डिटेल भेज रहे हैं, हम क्वार्टरली डिटेल सबमिट करते हैं, तो वो और हमारा जो स्टॉक है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद
1 मिनट वेट करो। ठीक है चलो, तो ये हो गया अपना इन्वेंट्री का। 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट होने पर अपन लोगों को ये बताना है कि क्वार्टरली रिटर्न जो सबमिट करते हैं उसके अंदर जो अपन स्टॉक बताते हैं वो अपने बुक ऑफ अकाउंट से स्टॉक मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी के अंदर अपन को बताना है, ये पहले इस वाले पॉइंट के अंदर ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, ये नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन। जिसका बिजनेस प्रिंसिपल बिजनेस से लोन देना है उस पर पॉइंट नंबर ए अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्या है पॉइंट ए, क्या अपन को अमाउंट और बैलेंस शो करना है, ठीक। अगर अपन ने ये गारंटी सिक्योरिटी वगैरह अपन ने दे रखी है, किसको, इनका अलग शो करना है, इसका अलग शो करना है। ये कौन है, सब्सिडियरी है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट। तो अपन ने सेज को दिया है जो अमाउंट, सेज सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सेज को जो अमाउंट दिया है उसको अलग शो करना है, अदर पार्टी का अमाउंट और बैलेंस अलग से शो करना है, ठीक है। अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना ही है। साथ में टर्म्स एंड कंडीशन प्री जुडिशियल तो नहीं है, ठीक है। कंपनी के रेगुलर रिसीट रुपया बराबर आ रहा है और अपन ने लोन ले रखा है तो अपन बराबर पेमेंट कर रहे हैं जो भी है। ओवरड्यू अगर मोर देन 90 डेज है तो अपन ने कुछ रीजनेबल स्टेप लिया है नहीं लिया, ठीक है, ये देखना है, ये इस पर कमेंट करना है। ई पॉइंट फॉल एंड ड्यू, अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तो क्या अपन ने उसको रिन्यू एक्सटेंड फ्रेश कर दिया क्या पेमेंट करने के लिए, मतलब किसी पार्टी का अमाउंट ड्यू हो गया उसको अपन को देना है तो अपन को दे नहीं पा रहा, तो क्या अपन ने उसको रिन्यू कर दिया क्या लोन को, या एक्सटेंड कर दिया उसके टर्म को, ठीक है, टाइम को, या फिर फ्रेश लोन देकर उससे अपना कर्जा चुका लिया गया, ठीक है। मतलब अपन को किसी 10 लाख रुपए लेना है वो दे नहीं रहा तो अपन ने उसको 10 लाख दूसरा देके फ्रेश लोन देके वो कर्जा चुकाने का ऐसा कर दिया क्या काम, ठीक है। तो ये इस पर कमेंट करना है। साथ में रीपेमेंट ऑन डिमांड और विदाउट टर्म्स और पीरियड वाले कुछ लोन हैं जो रीपेमेंट ऑन डिमांड वाले हैं, या विदाउट टर्म्स, कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं है, कोई पीरियड वगैरह वाले नहीं है, तो ऐसे कोई लोन है क्या, अगर है तो अमाउंट बताओ ऐसे लोनों का, ठीक। साथ में उसका टोटल क्या ऊपर परसेंटेज क्या है और किसको दिया है, प्रोमोटर या आरपी कौन है, प्रोमोटर या रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। और इसके केस में वही लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी केस में अपन ने ये सेक्शन कंप्लाई किया है नहीं किया, 185 186, अभी इतना टाइम है नहीं अपन इसको समझे सेक्शन को। डिपॉजिट जो अपन ने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, तो उसके केस में अपन ने कंप्लाई किया है कि आरबीआई की डायरेक्टिव्स और आरबीआई के डायरेक्टिव्स को कंप्लाई किया है नहीं किया, सेक्शन 73 से लेकर 76 को कंप्लाई किया है नहीं किया, साथ में इन लोगों के ऑर्डर को कंप्लाई किया है नहीं किया। कौन है ये लोग, सीएलबी, एनसीएलटी और आरबीआई, कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और आरबीआई या अदर ट्रिब्यूनल, और आरबीआई के बाद भी लिख देना अदर ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड के केस में सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई किया ही नहीं किया, अपने पे अप्लाई है क्या नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, अगर है तो अपन कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर अनडिस्प्यूटेड है, कोई स्टैट्यूटरी ड्यू अनडिस्प्यूटेड है यानी कि अपन को पेमेंट करना है टैक्स वगैरह का गवर्नमेंट को, ठीक है, तो कोई अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है तो क्या अपन रेगुलरली उसको डिपॉजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो आउटस्टैंडिंग मोर देन 6 मंथ वाले को बताओ, जो 6 महीने से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग है ना, जो स्टैट्यूटरी ड्यूज अनडिस्प्यूटेड वाला, उसे अपन इंडिकेट करेंगे। और डिस्प्यूटेड वाला है तो अमाउंट और फॉरम बताओ कहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन अगर है, ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट में बीओए में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन टैक्स असेसमेंट के केस में अपन ने उसको सरेंडर और डिस्क्लोज कर दिया एज इनकम, ठीक है, तो अपन ने कोई ट्रांजैक्शन एज अ इनकम डिस्क्लोज की है, कब, टैक्स असेसमेंट के केस में सरेंडर या डिस्क्लोज की एज अ इनकम। बेटा मैं रिवीजन करा रहा हूँ, समझा नहीं था, ठीक है। तो अपन ने जो इनकम डिस्क्लोज की है तो इस इनकम को अपन ने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है नहीं किया बुक ऑफ अकाउंट में, ठीक। लोन टेकन के केस में अगर डिफॉल्ट इन रीपेमेंट में डिफॉल्ट है तो पीरियड एंड अमाउंट इन फॉर्मेट, अगर रीपेमेंट में अपन डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोन अपन ने जो लिया है अपन रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हैं तो पीरियड बताओ, अमाउंट बताओ इस फॉर्मेट के अंदर, किस फॉर्मेट में, नेचर बताओ, बोरोइंग्स का नेचर कैसा है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है कैसा है, नेम बताओ किससे लिया है, लेंडर का नाम बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट ओवर ड्यू, ठीक है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट क्या है, जो अमाउंट ओवर ड्यू है क्या है, प्रिंसिपल है या वो इंटरेस्ट है, कितने पीरियड के लिए ओवर ड्यू है, क्यों ओवर ड्यू है, रिमार्क्स बताओ, ठीक है। क्या अपन को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या कंपनी को, ये बताना है। फिर क्या बताना है लोन टेकन के अंदर कि जो लोन अपन ने लिया है वो पर्पस के लिए अप्लाई किया है नहीं किया, अगर नहीं किया तो अमाउंट और पर्पस कितना नहीं किया और उसका पर्पस क्या, किस पर्पस में यूज़ कर लिया उसको, तो जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसमें यूज़ किया है नहीं किया, अगर उस पर्पस में नहीं किया तो कितना अमाउंट नहीं किया और किस पर्पस में किया, ठीक है।
शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में तो यूज़ नहीं कर लिया, अगर कर लिया तो नेचर और अमाउंट बताओ, ठीक है। सेज ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए अगर कोई लोन लिया है, सेज की ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए तो डिटेल बताओ। सेज मतलब वही सब्सिडियरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। और सेज की प्रॉपर्टी, सेज की सिक्योरिटी को प्लेस करके किया है, सेज की सिक्योरिटी को प्लेस करके मतलब सेज की सिक्योरिटी को गिरवी रखकर लोन लिया है तो उसका डिटेल, और कुछ डिफ़ॉल्ट वगैरह है तो वो बताओ। आईपीओ और एफपीओ से जो रुपया लिया है वो पर्पस के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया, अगर नहीं किया तो डिटेल बताओ। क्या बताओ? डिले और डिफ़ॉल्ट बताओ कि डिले हो गया, क्यों नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, या फिर सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन बताओ, ठीक है, अगर किया हो तो कुछ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में ये वाले सेक्शन को अप्लाई किया ही नहीं किया, 42 और 62 को, ठीक है। और अप्लाइड फॉर द पर्पस, क्या पर्पस के लिए अप्लाई किया गया इस रुपये को, अगर नहीं किया तो डिटेल बताओ, ठीक। फ्रॉड, क्या कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ किसी ने किया है, बाय और ओन कंपनी, ठीक है। अगर 143 सबसेक्शन 12 अप्लाई हो रहा है क्या कंपनी पे, रिपोर्ट सीजी को देनी है क्या, तो ये सेक्शन अप्लाई हो रहा हो तो कंपनी ने सीजी को, अपन ने सीजी को रिपोर्ट देनी है, अपन को ऑडिटर को। तो क्या ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है क्या, इसमें ऑडिटर को सीजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेन को ये कंसिडर किया क्या, ठीक है। तो जितने भी विसल ब्लोअर कंप्लेन है उसको ऑडिटर ने कंसिडर किया है नहीं किया, इस पर कमेंट करना है अपन को। निधि कंपनी के केस में नेट ऑन फंड जो है और डिपॉजिट का जो रेशियो, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, नेट ऑन फंड और डिपॉजिट रेशियो क्या होना चाहिए, 1:20, मेंटेनिंग 10%, और साथ में निधि को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ेगा अपने ड्यूज को चुकाने के लिए, ठीक है, टाइम पे। इफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, क्या निधि ने कोई पेमेंट में डिफॉल्ट किया है क्या, अगर किया है तो डिटेल बताओ। रिलेटेड पार्टी अगर है, कोई ट्रांजेक्शन किया है अपन ने, तो कंप्लाई करेंगे अपन सेक्शन 177 और 188 का, इन दो सेक्शन का कंप्लाइंस करेंगे, और साथ में एएस के हिसाब से डिस्क्लोज करेंगे। एएस 18 लगता है और अपना वो क्या बोलते हैं इंड एएस का 24 लगता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर, अभी इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है अपने यहाँ पर इंटरनल ऑडिट सिस्टम एज पर साइज और नेचर है क्या, ठीक है। कंसीडर्ड इट्स रिपोर्ट, मतलब इंटरनल ऑडिट सिस्टम अगर अपने यहाँ पर है तो क्या इनकी रिपोर्ट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसिडर किया ही नहीं किया, मतलब अपन लोगों ने कंसिडर किया ही नहीं किया, तो बताना है अपन को। तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम एज पर साइज नेचर होना चाहिए, और उन्होंने जो रिपोर्ट जनरेट की है उसे अपन को कंसिडर करना चाहिए, तो किया है नहीं किया वो बताना है, ठीक है। वेदर लग के आएगा सारी चीज़ें। नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर कुछ हुए विद डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन, डायरेक्टर से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो उसके साथ किया हो, डायरेक्टर के साथ किया हो, तो सेक्शन 192 का कंप्लायंस किया है नहीं किया। उसके बाद रजिस्टर अंडर आरबीआई, मतलब 45 AI के हिसाब से क्या कंपनी को रजिस्टर होना है क्या आरबीआई के अंदर, ठीक है। और क्या कंपनी ने कंडक्ट की है एनबीएफ एक्टिविटीज़, एनबीएफ एक्टिविटी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कंडक्ट की है क्या, ठीक है। अगर की है तो क्या विदाउट COR की है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या विदाउट COR की है क्या, COR के बिना नहीं करना था कंप्लाई, ठीक। एक मिनट, चलो 45 आइए, बता दिया ना इसको क्या करना है। साथ में इसके हिसाब से अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, और कंडक्ट कर रहे हैं कि अपन एनबीएफ एक्टिविटीज़ विदाउट COR, ऐसी तो कोई एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर रहे बिना COR के, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर अपन CIC के अंदर आते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आते हैं, तो क्या अपन वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या, और अगर अपन एग्जाम्प्ट है तो क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या, ठीक है। अगर अपने ग्रुप के अंदर जो कंपनी का ग्रुप है पूरा, होल्डिंग सब्सिडियरी ऐसा पूरा ग्रुप है, उसमें एक से ज़्यादा CIC है क्या, अगर एक से ज़्यादा CIC है तो इंडिकेट करो कितनी CIC है, ठीक है। अब एक बात बता दूँ CIC के बारे में, वापस बता दूँ ये पॉइंट को, कि क्या कंपनी आरबीआई ने बताया है ऐसी कंपनी CIC होती है, आरबीआई ने डिफाइन किया है, उसके हिसाब से अपन CIC में आते हैं क्या, मतलब अपनी कंपनी आरबीआई के डिफाइन किए हुए हिसाब से CIC कहलाती है क्या, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाती है क्या। अगर कहलाती है तो अपन वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, और अगर अपन नहीं कहलाते एग्जाम्प्ट है तो क्या अपन वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एग्जाम्प्ट वाला, ठीक है। चलो फिर कैश लॉसेस की बात कर लें। करंट ईयर के कोई भी लॉस और इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के कोई भी लॉस होते हैं तो स्टेट करो अमाउंट, अगर कैश लॉस है तो स्टेट करो उसका अमाउंट, ठीक है। अगर ऑडिटर ने रेसिग्नेशन दे दिया, स्टेट्यूटरी ऑडिटर ने कोई रेसिग्नेशन दिया है, एक ने या एक से ज़्यादा ने जिसने भी, तो क्या उसने कोई इशू ऑब्जेक्शन और कंसर्न को रेस किया, अगर किया तो क्या हमने उसको कंसिडर किया। रेसिग्नेशन दिया हो किसी ऑडिटर ने तो क्या उसने इशू ऑब्जेक्शन और कंसर्न को रेस किया तो क्या हमने उसे कंसिडर किया, ठीक है, बाय आउटगोइंग ऑडिटर।
गोइंग कंसर्न, क्या ऑडिटर को फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो, साथ में उसको जो नॉलेज है मैनेजमेंट के प्लान वगैरह, इन सब की जो नॉलेज है, इन सब के हिसाब से क्या उसका ओपिनियन ये है, क्या ऑडिटर का ओपिनियन कि नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्या ये ओपिनियन है क्या ऑडिटर का, इन सब के हिसाब से, ठीक है। CSR फंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, अब CSR का जो फंड है अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो क्या अनस्पेंड अमाउंट को अपन ने फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, कौन से फंड में, शेड्यूल 7 वाले फंड में, ठीक है। शेड्यूल 7 ने जो फंड प्रेस्क्राइब किया है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया नहीं किया, विद इन 6 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, तो किया या नहीं किया अपन ने। और अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का फंड है, ठीक है, तो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफ़र किया है क्या स्पेशल अकाउंट में, अनस्पेंड अमाउंट को अपन को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं तुम्हें सिर्फ वो बता देता हूँ, प्रोवाइजो सेक्शन 5 प्रोवाइजो सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 का प्रोवाइजो, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक। और प्रोवाइजो भी कौन सा है, सेकंड प्रोवाइजो है शायद, हाँ। चलो अब बोलता है क्वालिफाइड और एडवर्स रिमार्क, इसमें क्या बोलता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जिसकी कई सारी कंपनी, जैसे अभी अपन होल्डिंग है, अपनी सब्सिडियरी वगैरह जितनी भी कंपनी है, तो सबका मिलकर बनता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर जितनी भी अपनी सब्सिडियरीज वगैरह या अपनी होल्डिंग कंपनी जो भी है, जितनी भी कंपनी आ रही है इसके अंदर, उस कंपनी में जो भी कंपनी CFS के अंदर आ रही है, उन कंपनी को उनके रेस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने क्या कारों के अंदर कोई एडवर्स रिमार्क दिया है क्या, और दिया है तो कौन से पैरा में दिया है उसका डिटेल बताओ, ठीक है। तो डिटेल ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी में ऑडिटर ने कारों के अंदर, जैसे मेरी बात सुनो, मेरी 2 सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, तो मेरी कंपनी का नाम है A, मेरी 2 सब्सिडियरी कंपनी है B और C, तो हम तीनों का CFS बनेगा। तो तीनों के CFS के अंदर B और C के जो CFS है, तो उनके ऑडिटर ने, B और C के जो ऑडिटर है, उनके ऑडिटर ने, अगर मान लो B के ऑडिटर ने कोई एडवर्स रिमार्क दिया है, तो अपन बताएंगे कौन सी कंपनी के ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया, उसकी डिटेल बताएंगे। तो कंपनी B की डिटेल बताएंगे, साथ में पैरा नंबर, किस पैरा में उसने एडवर्स रिमार्क दिया है वो बताएंगे, ठीक है। अब ये पैरा नंबर 3 के अंदर आते हैं 21 पॉइंट, और पैरा नंबर 4 के अंदर इन 21 पॉइंट में अगर अपन ने किसी में एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क दिया है तो उसका रीज़न बताना होता है, बस। तो ये हो गया पॉइंट ख़त्म, ठीक है। अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों को शेयर वगैरह कर देना, और अगर ज़्यादा लाइक आते हैं, अच्छे शेयर आते हैं, तो अपन लोग सेक्शन 143 की जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह है ना ऑडिटर की, उस पर भी अपन पूरी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें भी याद रखने के ट्रिक्स बता देंगे, उसमें भी कई सारे पॉइंट्स है तुम्हारे इस चैप्टर नंबर 8 में, 8 ही है ना ये, हाँ, चैप्टर नंबर 8 के अंदर तुम्हारे वो पॉइंट्स है, क्या बोलते हैं, कारों के पहले सेक्शन 143 के, ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है सारी, 143 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, उस पर भी अपन एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कारों कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।